इसमें क्या है, इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में उसने कहा कि जो एटम्स होता है, एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दो चीज से मिलके बना है ये। कौन कौन सी चीजें इसमें, एक है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस तरीके से उसने कहा कि जो एटम्स होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में बदल सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस और सेकंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये ऐसे देखो, जैसे मैंने कहा ये है न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और इसके बाहर ये जो बाहर की चीज होती है इसे कह दिया उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो इसने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होगा इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो न्यूक्लियस की डिफाइन आती है कई बार आपके पास कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस क्या होता है, वेरी स्मॉल, मैंने आपको कहा था कि बहुत छोटा होता है साइज में, हैवी होता है, और पॉजिटिव पार्ट होता है। ये पॉजिटिव पार्ट किसका, ऑफ एन एटम, एटम का पॉजिटिव पार्ट होगा। देखो स्मॉल है क्योंकि 20,000 में से एक जा रहा है, हैवी है क्योंकि अल्फा पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा प्लस होता है और ये भी प्लस है तो इसमें रिपल्सन होगा। ठीक है, और इन विच एंटायर मास, जो पूरा का पूरा मास होता है किसका, एटम का, वो इसी के पास होता है, न्यूक्लियस में ही होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन में नहीं होता है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा मैंने कि पूरा का पूरा जो मास होता है वो इसी में होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये देखो ये बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हम इसको जनरली नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस है बीच में और ये बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसी में पूरा मास होता है, ध्यान रखना। एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होगा, बाहर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यस ओके सर। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये न्यूक्लियस की डिफाइन आती है कई बार कि न्यूक्लियस की डिफाइन बताओ, तो न्यूक्लियस की सर डिफाइन क्या इलेक्ट्रॉन और होगी? प्रोटॉन का प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ, साइड में, इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में, और जो न्यूक्लियस है, अभी देखो इसको बता देता हूँ मैं इसमें, जैसे कि इसे हटा देता हूँ मैं। आवाज आवाज आ रही है? तो इसमें देखो जैसे यस ये सर। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसके बाहर जो होता है
ये ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होगा, यहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे, और इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, इसीलिए उसे न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन कौन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन उसने यहाँ तक डिस्कवरी नहीं की थी ना, वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो प्लस पार्ट है आपका वो कहाँ होगा, सेंटर में, उसी को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। और उसके बाहर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो उसको उसने डिफाइन किया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एम्प्टी स्पेस, देखो एम्प्टी स्पेस कहाँ से, अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमने कहा था खाली है, तो जो अराउंड द न्यूक्लियस है, तो इसमें जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, घूम रहे हैं, उसी को उसने क्या कहा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी को उसने क्या कहा, उसने उसे कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ यस गया सर। आपको। यस सर। अब उसने कहा कि उसको पूछा गया कि चलो ये प्लस हो गया, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं इसमें। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएंगे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यहाँ पे दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, देखो इस इलेक्ट्रॉन पे टू फोर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। कौन कौन से फोर्स हैं, देखो एक है न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या होगा, एक में प्लस चार्ज है, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच लेंगे एक तरफ, एक दूसरे की तरफ, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस और माइनस के बीच में लगता है, तो ये तो गिर जाएगा क्योंकि ये तो घूम ही नहीं सकता है, ये तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ, प्लस माइनस को। तो उसने कहा कि एक और फोर्स इसमें काम करता है। ठीक है, अगर यही फोर्स काम करता तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर जाता, इसमें एक और फोर्स काम करेगा, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है क्या फिजिक्स में। यस सर। और इससे कह दिया उसने सेंटीपिटल फोर्स, पहले वाले को कह दिया, इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ लगता है, जब कोई भी चीज, जैसे आपको फिजिक्स में दिखाते हैं कि एक रस्सी है, यहाँ पे आपने पत्थर बांधा है, अब ये घूमेगा, तो एक फोर्स कहाँ भी लग रहा है, बाहर की साइड लगता है, उसे हम कहते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स। तो कह रहा है जब ये चारों तरफ घूमता है इसके, तो घूमने की वजह से क्या होता है, एक फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा इसमें, तो एक फोर्स तो अंदर खींच रहा है इससे, और एक फोर्स इससे बाहर ले जाएगा। ठीक है, एक अंदर एक बाहर, और ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में रहता है, ना तो ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। यानी क्या होगा, जो सेंटीफ्यूगल फोर्स है, सेंटीफ्यूगल फोर्स, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या सेंटीपिटल फोर्स होगा, वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा, फिर अपनी जगह पे घूमता रहेगा, तो इस तरीके से वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और ये बात किसने नहीं बताई थी, थॉमसन ने, इसीलिए वो मॉडल फेल हो गया था, उससे पूछा गया भाई कैसे स्टेबल रहेगा, तो उसको नहीं बता पाया था। इसने अपनी तरफ से जो तरीका बताया वो ये वाला बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दो फोर्स काम करेंगे, एक है जो न्यूक्लियस
और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या होगा, एक फोर्स आउटर साइड में लगेगा, आउटर साइड में लगेगा, बाहर की तरफ लग रहा है, उससे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये इसको अंदर खींच रहा है, ये इसे बाहर खींच रहा है। अब दोनों फोर्स बराबर होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों जो फोर्स होते हैं, दोनों के दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी जगह पे रहेगा, इसीलिए ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब उसने एक चीज और कही यहाँ पे, कि जो ये तरीका आपको दिख रहा है, ये किसकी तरह है, सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन मिडिल में होता है, और इसके बाहर क्या होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ है, मार्स है, ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये उसी तरीके का मॉडल हो गया, सेम है। देखो फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लेनेट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये सन है। एक मिनट, मैं नेटवर्क से ही कर लेता हूँ। और अब सही आई आवाज। तो सोलर सिस्टम की तरह है, ठीक है। तो उसने इसको नाम दिया, एक तो आज नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो इसको कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल, प्लेन जो प्लेनेट है उसकी तरह है ये, तो उसने इसको क्या नाम दिया, प्लेनेटरी मॉडल। क्यों, क्योंकि सोलर सिस्टम की तरह क्या कर रहा है, सिमिलर है, उसकी तरह मैच कर रहा है। Forces लग रही है, yes. हाँ, सेम उसी की तरह है ना, जैसे सन होता है, और सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मार्स है। वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई, और अर्थ हाँ से मून तक जो एरिया है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई। हाँ, तो इस तरीके से Yes, sir. इसने इसको क्या नाम दिया, प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, तो Okay, sir. इसने जो रदरफोर्ड है उसका एक और नाम क्या हो गया, प्लेनेटरी मॉडल। क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस सर्कुलर पाथ को, इस सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, इसे कहेंगे ऑर्बिट। और ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, हाई स्पीड के साथ, वेरी हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते रहते इलेक्ट्रॉन। तो इस सर्कुलर पाथ को, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इसे उसने क्या कहा, ऑर्बिट। ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ को उसने बोला ऑर्बिट। तो इसका ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब फिर उसने कहा साइज के बारे में, देखो मेन वो साइज पे ही आ गया। उसने कहा कि जो लगभग लगभग साइज ऑफ एटम होता है, ये अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर होता है, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, सॉरी ये एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है, और जो साइज ऑफ एटम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो दिखने में देखो कौन बड़ा लग रहा है आपको, ये है न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर, और साइज ऑफ एटम है 10⁻⁻10 मीटर। तो बड़ा कौन है इनमें से, Atom. एटम। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ एटम होता है जो, वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, देखो, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसे रेडियस भी कह सकते हैं। ये रेडियस, ये सबसे साइज मतलब रेडियस, तो हो जाएगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15। अब ये ऊपर चला गया तो साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। 10⁻⁻10 प्लस 15, तो प्लस और माइनस का मतलब प्लस। तो ये देखो, जो रेडियस ऑफ एटम होता है, रेडियस ऑफ एटम होता है जो, वो लगभग 10⁻⁵ टाइम्स, यानी 1,00,000 टाइम्स ज्यादा होगा, किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। पहले तो एटम ही क्या, न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ ऑफ न्यूक्लियस। ये आगे समझ में आपको। यस सर। तो देखो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, इसके लगभग 5 किलोमीटर दूर, 1,00,000 टाइम्स का मतलब 10⁵ टाइम्स में सब 5 किलोमीटर। सोचो अब 5 किलोमीटर का एरिया पूरा, इतना बड़ा है एटम। और ठीक है, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, ये वर्क की वजह से हो रहा है आज। ओके सर। पर ये समझ में आया आपको, यस सर। ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस के बाद 5 किलोमीटर दूर बड़ा वो एटम हो। यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब रेस उसने क्या किया कि रिलेशनशिप निकाल दिया, R इज इक्वल टू R0 A की पावर, इसमें क्या है, R मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आप किसी का भी न्यूक्लियस निकाल सकते हो। देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ये फॉर्मूला हो गया 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करोगे तो 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये फिक्स है इसकी वैल्यू। और ए होता है एटॉमिक मास। अब आप किसी भी एटम का न्यूक्लियस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। समझ में आया आपको। यस सर। हाँ, इसमें रेडियस है। अब आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम है, इसका, इसके न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम।
और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब R की वैल्यू फिक्स है 1.33 इंटू 10 की पावर -15, ये मीटर में हो जाएगा, इंटू एटॉमिक रेडियस है 27, इसकी पावर 1/3। अब 27 का मतलब हुआ 3 की पावर 3। देखो 27 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3.99 हाँ, इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो ये एल्युमिनियम का के न्यूक्लियस का रेडियस आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी का भी। यस सर। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। क्लियर है? यस सर। तो ये रदरफोर्ड मॉडल आपका पूरा फिनिश होता है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें है डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसकी डिमेरिट्स क्या क्या होंगी, और दूसरा इसमें है आपके पास कि, हाँ, तो आज हम डिमेरिट्स ही पढ़ते हैं। देखते हैं कब तक नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आवाज तो सही पहुंच रही है ना? यस सर, बीच में क्रैक हो गया सर। हाँ, क्रैक हो जा रही हो वो नेटवर्क की वजह से। अब देखो इसमें है डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो इसने एक्सप्लेनेशन दिया था, अब उसमें भी क्या हुआ, जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें गलती निकाल दी। मैंने कहा था ना आपको, जब उसने ये मॉडल दिया था तभी क्या हो गया था, उसी दिन, उसके ही अगले दिन ये मॉडल फेल हो गया था। वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या कहा था, देखो उसने कहा था कि ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इसको अंदर खींच रहा है, एक इसको बाहर खींच रहा है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा यहाँ पे कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्टों ने उसकी कौन सी गलती देखी? देखो उन्होंने कहा ये आपने जो कहा है ये तो सही है, लेकिन गलती कहाँ पे हुई? देखो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर ये रिवॉल्व करेगा, घूमता रहेगा, सपोज करो आप हो, आप ग्राउंड के चक्कर मारोगे, देखो ये आप हो और आप ग्राउंड के राउंड लगा रहे हो, तो आपने एक राउंड लगाया, 2 3, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, है ना? धीरे धीरे करके क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स है और ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो रिवॉल्व करने से क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ऐसा तो नहीं कि जो इसकी एनर्जी है वही रहेगी, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर ये एनर्जी कम करेगा यानी लूज करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। और एक टाइम क्या होगा कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। ऐसे देखो स्पाइरल पाथ से ये है, ये घूमा, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसकी एनर्जी कम हुई, ये न्यूक्लियस के पास आएगा, और एनर्जी कम हुई, ये न्यूक्लियस के पास आएगा, और एनर्जी कम होगी, फिर न्यूक्लियस के पास आएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा,
और फाइनली ये कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा यहाँ पे, और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम तो टिका रहता है। तो अब बताओ इसका कोई रीजन। तो वहां पे रदरफोर्ड था जो, वो फेल हो गया इसको आगे बताने में। उसने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, मैंने जितना बताना था वो बता दिया है, अब इसके आगे मैं इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये जो स्टेबिलिटी वाला टर्म्स था जो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, वो सही नहीं माना गया। कहा कि अर्थ में क्या होता है, देखो अर्थ होता है जो बिना चार्ज का होता है, जिसमें चार्ज नहीं होता है। तो जो चार्ज नहीं होता है वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, ठीक है, ये नॉन चार्ज वाले होते हैं। तो ये घूमते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्थ है, सनलाइट सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा, जो चार्ज वाले होंगे। जो चार्ज वाला होगा वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, और फाइनली कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और उन्होंने कहा इतना टाइम होने के लिए इससे केवल 10⁻⁻8 सेकेंड चाहिए, बस 10⁻⁻1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड का जो वो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया। तो ये अगेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये समझ में आया आपको। तो पहला यस मेन सर। पॉइंट क्या है कि छोटे वर्ड में हम कहेंगे कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो स्टेबिलिटी को ये भी नहीं बता पाया। फिर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक वर्ड में लिखना है तो ये लिखेंगे कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि उसने क्या कहा और दूसरों ने क्या कहा, और दूसरों के कहने के बेस पे क्या होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट था फेल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो सेंटीपिटल फोर्स है यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसको कैसे रिजेक्ट किया गया था बता सकते हो आप। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला जिससे ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। कि सर अगर वो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता रहेगा तो वो अपनी पावर गेन रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो अपनी एनर्जी को क्या करता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा। हाँ रिड्यूस करेगा, रिलीज करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो स्पाइरल पाथ के थ्रू, जैसे इतनी दूर है उसकी एनर्जी, धीरे धीरे करके वो, ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और एक टाइम क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हट गया। उसने क्या कहा बताओ, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां टेन से माइनस न्यूक्लियस, एट सेकेंड 10⁻⁻8 -8 सेकेंड। तो उन्होंने कहा इतने टाइम लगेगा बस, इतने टाइम में गिर जाएगा। तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और एटम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एटम तो टिका रहता है। तो फिर रदरफोर्ड उससे एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। उसने बोला मेरे बस का नहीं है इसके आगे, और यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट है जिसको हम आगे ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, वो है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द he could not explain the spectrum of, स्पेक्ट्रम हम अभी पढ़ेंगे इसमें, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होते हैं वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी स्पेक्ट्रम होता क्या है ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट उसने बोला ही कुड नॉट एक्सप्लेन, मेन आपकी बुक में ये दो ही है जो मैंने आपको पहले बताई, ये नहीं है लेकिन ये भी है एक हिसाब से,
he could not explain the distribution of electron in various orbital. जो अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने कहा चलो आपने कह तो दिया ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे लगे, तो वो उसको भी नहीं बता पाया। उसको बोला बताओ 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने कहा बस इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, इतना मुझे पता है, अब वो कहाँ कहाँ पे लगे हैं, कैसे लगे हैं, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ये भी वो उसको नहीं बता पाया। तो इसके मेन 3 डिमेरिट्स है। क्लियर है? यस सर। पहला डिमेरिट्स क्या है? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पहली चीज में स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। सेकेंड पॉइंट क्या था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया था। तीसरी चीज उसने क्या नहीं बताई? he could not explain distribution of electron in various orbit। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेरियस ऑर्बिटल में, वेरियस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये उसको नहीं बता पाया था। तो मेन इसके 3 डिमेरिट्स है। अब बताओ इसका पहला डिमेरिट्स क्या है? आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बताओ फर्स्ट डिमेरिट। सर फर्स्ट डिमेरिट है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स को लॉ को बता नहीं पाया, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, उससे शॉर्ट में कहते हैं कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। सेकंड, ये देखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो स्पेक्ट्रम है उसको नहीं बता पाया था। और थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेरियस ऑर्बिट में, ये उसको नहीं बता पाया था। तो 3 ही डिमेरिट्स है इसमें। अब बताओगे? बताओ फर्स्ट डिमेरिट्स क्या थी? कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाँ पहला। दूसरा? कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ H2 गैस। हाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। थर्ड? कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। ओके सर। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक, तो हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।